नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 29 में से 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कुछ लोगों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जिस तरह से की गई है, कुछ लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मीडिया में बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर प्रचार काम भी शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इसी में आखिरकार मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ दिग्गज नाम हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या तैयारी है और उनके सामने जो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है उसकी क्या तैयारी है और उसका क्या प्रभाव है क्षेत्र के अंदर, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजेंद्र कुमार जादौन जो कि ब्यूरो हेड है मध्य प्रदेश के, उनसे बातचीत करेंगे। 4 चरणों में चुनाव होना है, मतदान होना है। पहला जो चरण है वो 19 अप्रैल को है, दूसरा 26 अप्रैल को है, तीसरा 7 मई को है और 14 इस तरह ये 4 चरणों में मतदान होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना जैसी सीटों पर क्या स्थिति रहेगी और विदिशा की क्या स्थिति रहेगी और आने वाले दिनों में हमें किस तरह का चुनावी महासंग्राम देखने के लिए मिल सकता है, इसी पे बातचीत करेंगे सीधी राजेंद्र कुमार जादौन से और समझेंगे कि क्या जमीनी हकीकत है और उनके पास में क्या है। छिंदवाड़ा में भी क्या स्थिति है, इस पर भी बातचीत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है और जिस तरह से खंडवा जिले की बात चल रही है उसको भी लेकर बात करेंगे। गुना में यादव सम्मेलन हुआ है और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है आज, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, जहां श्री कृष्ण है वहां यादव है। ये बात उन्होंने आज कही है। तो राजेंद्र कुमार जादौन, आज जिस तरह से मोहन यादव का स्टेटमेंट आया और आपने आज जो खबरें भेजी मध्य प्रदेश से, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, क्या स्थिति है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात बाद में करेंगे, पहले सीएम मोहन यादव की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहां यादव है। क्या मायने निकाल रही है जनता मध्य प्रदेश की इसके? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में इस वक्त, अगर उनकी बात की जाए तो वो जो है ओबीसी सेक्टर से आते हैं और ओबीसी सेक्टर मध्य प्रदेश में काफी तेजी से काम कर रहा है। ओबीसी सेक्टर को लेकर नरेंद्र मोदी भी जो है लगातार ओबीसी सेक्टर पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ओबीसी सेक्टर पर प्रदेश में काम किया गया है, जातिगत गणना के आधार पर जो है जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया है, और आज मोहन यादव ने जो है जो बात कही है कि हम कृष्ण वंशज हैं और जो है कृष्ण की पूजा करते हैं, जहाँ कृष्ण है वहाँ यादव है। तो फिर ये तो बात एक धर्म की हो गई। इस तरीके से बीजेपी का जो हमेशा से सिद्धांत रहा है कि धर्म की राजनीति करनी और धर्म के आधार पर जो है वोटरों को लुभाना है। लोक लुभावने वादे हमेशा बीजेपी पार्टी जो है चुनाव के समय करती रहती है। हालांकि जो है मोहन यादव जो है इससे पहले भी कह चुके थे कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, अब वो कृष्ण के भक्त हो गए हैं। तो चुनाव को देखते हुए या राजनीति को देखते हुए भगवान भी बदल जाते हैं। अच्छा, ये जो टिकट बंटवारे की बात हो रही है, लिस्ट आई है, अभी 22 लोगों के नाम आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं उसके अंदर, और महिलाओं को कितनी टिकट दी हैं? देखिए, अगर हम महिलाओं की बात करें तो भाजपा ने जो है जिस तरीके से 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में है
29 लोकसभा में से सिर्फ 4 सीटें जो है महिला कैंडिडेटों को दी गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी सेम आकलन है महिला कैंडिडेटों का। अगर हम कैंडिडेटों की बात करें कि किस सीट पर जो है आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस ने तीन प्रत्याशियों के नाम जो घोषित किए हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 18 साल सत्ता पर जो है अपना दबदबा रखा मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो है सालों पहले भानु प्रताप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो भानु प्रताप को फिर से टिकट दिया गया है। भानु प्रताप विदिशा में अपना एक मुकाम रखते हैं। भानु प्रताप लोगों के विदिशा की जनता के दिलों में बसते हैं। पर कांग्रेस इस बार ऐसा कोई भी जो है वो नहीं चाहती कि लोगों को भ्रमित किया जाए, या लोगों को ये इस तरीके से जिस तरीके से भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है या धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगती है। जिस तरह मोदी ने भी कहा है कि पहले मोदी ने विधानसभा में सैनिकों के नाम पर वोट मांगे, अब राम के नाम पर वोट मांगे। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं भानु प्रताप शर्मा की, थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को किस तरह का प्रभाव है और कितनी, अगर थोड़ी सी और जानकारी हो इनके बारे में कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं और इससे पहले कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, थोड़ा सा और बताएं। देखिए, भानु प्रताप की अगर बात की जाए तो भानु प्रताप कांग्रेस पार्टी को जो है बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस पार्टी से भानु प्रताप जो है काफी सांसद रह चुके हैं पूर्व में भी। भानु प्रताप जो है 25 जो सीटें हैं उनमें से एक प्रत्याशी उनको भी इस बार लोकसभा में कांग्रेस ने बनाया है। 1947 में जो है जो भानु प्रताप जो है 7वीं और 8वीं लोकसभा में जो है वो सदस्य भी रहे हैं भानु प्रताप। 1975-56 के बीच कांग्रेस की तरफ से जिला लघु उद्योग संगठन के जिला बैचलर ऑफ संघ के जो है ये अध्यक्ष भी रहे हैं। 1980-1984 में विदिशा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल कर। तो भानु प्रताप जो है विदिशा लोकसभा में अपना एक जो है एक दबदबा रखते हैं। तो शिवराज की अगर बात की जाए तो शिवराज भी यहाँ से 4 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं, और उसके बाद जो है अलग अलग तरीके के जो कैंडिडेट रहे वो रहे। उसके बाद क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो भानु प्रताप और शिवराज की जो लड़ाई है अब आमने सामने की विदिशा लोकसभा पर होगी। ठीक इसी तरह अगर हम छिंदवाड़ा लोकसभा की बात करें तो कमलनाथ जो है उनके जो पुत्र हैं नकुलनाथ, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ ने जो है इस सभा में आज ही सुबह कहा है कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया, और यहाँ की जनता उन्हीं को फिर से एक बार मौका देगी। जैसे गुना की बात हो रही है, गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से यादवेंद्र राव को कुछ टिकट मिला है, तो थोड़ा उनके बारे में बताएं, क्या स्थिति है और किस तरह की टक्कर रहेगी आप देख रहे हैं? देखिए, गुना की अगर बात की जाए तो गुना लोकसभा सीट जो है वो सिंधिया का गढ़ मानी जाती है। हालांकि सिंधिया एक बार विधानसभा चुनाव यहाँ से हार चुके हैं कांग्रेस के समय, जब वो कांग्रेस की सदस्य थी, और उनको भाजपा के ही कैंडिडेट ने हराया था। लेकिन उनका जो वर्चस्व है गुना लोकसभा सीट पर वो कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह का वर्चस्व बना हुआ है, ठीक उसी तरह गुना सीट पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा काबिज है, और यहाँ के कांग्रेस को सीट निकालना जो है काफी मुश्किल है। तो अभी जो पूरी एक जो गणित बन रही है वहां पर, और जिस तरह से मोहन यादव श्री कृष्ण को बीच में ले आए हैं, और फिर वो मैकाले की शिक्षा नीति का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर अपनी देवी देवताओं की और महापुरुषों का भी जिक्र कर रहे हैं, तो कितना असर देख रहे हैं मोहन यादव का जो है इस तरह की बयानबाजी से आप? देखिए मोहन यादव क्योंकि अभी जो है मोहन यादव को एकदम पैराशूट की तरह उतार कर मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो अभी लोगों की और मध्य प्रदेश की जनता के बीच में सिर्फ एक विधायक की तरह ही देखे जाते हैं, और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में अभी भी वो उनको समय लगेगा थोड़ा सा कि वो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जो है अपना स्थान साबित करें। और जिस तरीके से अगर मोहन यादव की बात की जाए तो इसका जो परिणाम था वो
होली के दिन ही देखने को मिल गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनके यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के पास होली खेलने के लिए पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है, मुख्यमंत्री जी का जो निवास है, वहाँ लोगों को इनवाइट भी किया गया था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं पहुंचा। और इसी बीच जो है उज्जैन की जो घटना हुई, मंदिर में आग लगी, उसमें मुख्यमंत्री को तत्काल से जाना भी पड़ गया। लेकिन जो लोग हैं और जो कार्यकर्ता के बीच भी मोहन यादव अपनी खासी पकड़ नहीं बना पाए। तो ये जो इसका तो नुकसान फिर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा आपको, अगर वो पकड़ नहीं बना पा रहे, कार्यकर्ता उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अभी भी एक तरीके से अघोषित रूप से हम ये समझें कि मतलब हम ये समझे कि लोग का जो प्यार है और जो स्नेह है वो अभी भी शिवराज सिंह के साथ है। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हमेशा से जो है शिवराज सिंह चौहान ने जो राजनीति की है वो लोगों से मिलनसार राजनीति रही है। उन्होंने 18 साल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को निर्वाह किया है, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके की योजनाएं लागू की हैं, जिस तरीके से वो जमीन पर रह के काम करते थे, जमीन पर रह के लोगों से मिलते थे, उस तरीके से अभी तक 100 दिन के कार्यकाल में मोहन यादव उस चीज को साबित नहीं कर पाए। आप सीधे सीधे एक तरीके से नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत समय लगेगा, आप उनको प्रशिक्षु मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक तरीके से। देखिए, मोहन यादव को प्रशिक्षु मुख्यमंत्री तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोहन यादव अभी काफी समय से विधायक रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि मोहन यादव उज्जैन तक ही सीमित रह गए हैं, मोहन यादव ने जो है मुख्यमंत्री कार्यालय उज्जैन में भी बना दिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय में भी बना हुआ है। भाई, प्रदेश की जनता जो चाहती है कि जो प्रदेश का जो महानगर है, प्रदेश की जो राजधानी है, वहां पर मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है। भाई, उज्जैन क्यों जाएगी मिलने मुख्यमंत्री से? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। और जिस तरीके से मोहन यादव जो है वो सिर्फ ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो मोहन यादव ने जब से मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण किया है, तब से सारे सरकारी डिपार्टमेंटों में जिस तरीके से तबादले किए गए हैं, और यादव समुदाय और ओबीसी समुदाय के लोगों को जिस तरीके से जो है जिन आईएएसओ को जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो यादव समुदाय से होते हैं, उन समुदाय के लोगों को जिस तरीके से विभागों में जो है पदस्थ किया गया है, और जो पहले से पदस्थ थे उन्हें लूप लाइन में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो यादव लॉबी जो है, जिस तरीके से यूपी में यादव लॉबी पहले हावी हुआ करती थी, इस तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी जो है ओबीसी और यादव लॉबी जो है लॉबी के हिसाब से काम कर रही है। तो या इसका कुछ अंतर्विरोध देखने के लिए मिल रहा है क्या? कुछ है अंदर कुछ अंतर्विरोध, अगर इस तरह से यादवों की बात कर रहे हैं? देखिए, अंतर्विरोध अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अभी सरकार को, मोहन यादव सरकार को सिर्फ 100 दिन हुए हैं, और 100 दिन में किसी भी आकलन तक पहुंचना जो है वो मान्य नहीं होता। तो आने वाले समय में जैसे ही लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां निर्मित होंगी, और लोकसभा चुनाव के बाद जो है इस तरीके से मानसून सत्र तक जो है ये स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। कहीं ना कहीं पर फिर भी अगर अधिकारी वर्ग को देखें तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग जो है मोहन यादव की नीति और उनकी नीयत से नाराज। अच्छा, कांग्रेस और बसपा की बात करें तो क्या स्थिति लग रही है? मतलब मुकाबला कितनी सीटों पर आपको मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है, या फिर आमने सामने की टक्कर है? जैसे ज्योतिराज सिंधिया है तो ज्योतिराज सिंधिया को बीएसपी का उम्मीदवार ज्यादा टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या कांग्रेस का उम्मीदवार ज्यादा टक्कर देता दिखाई दे रहा है? जैसे अभी आपने बात की विदिशा की, तो वहां तो आपने सीधी सीधी टक्कर बता दी, वहां जिस तरह की टक्कर है, जो भानु प्रताप का आपने जिक्र कर दिया। तो थोड़ा हमारे दर्शक समझना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की टक्कर है, कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, कहाँ पर आमने सामने की टक्कर है। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर घोषित की बात की जाए तो 3 जो सीटें हैं जी, है ना, तो ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, ये सीटें जो हैं ये आमने सामने की टक्कर वाली सीटें हैं। इसमें एक विदिशा की सीट को भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भानु प्रताप को सीट दिया गया, भानु प्रताप जो है वो विदिशा के एक अच्छे बिजनेसमैन भी माने जाते हैं, अच्छे नेता भी माने जाते हैं, लोगों की मददगार भी जो है, समाज सेवक भी जो है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवराज के
सामने जिस तरीके की एक टक्कर खड़ी की गई है, या अब गुना की अगर बात की जाए, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। मध्य प्रदेश की अगर भू स्थिति की बात की जाए तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के सामने ही आमने सामने की टक्कर है लोकसभा में। बाकी अन्य दल जो है वो बमुश्किल जो है 2000-5000 वोट जो है काट सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खजुराहो की अगर बात की जाए तो खजुराहो में जिस तरीके से एक सीट जो है कांग्रेस ने सपा को दी है, तो वहाँ कांग्रेस ने जो सीट को जो है कमांड किया है, वो सीट जीतना असंभव है, वो भाजपा का गढ़ मानी जाती है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोटर को लोग लुभावने वाली पार्टियां करती हैं, वो इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा की कहीं ना कहीं जो है 22 से 25 सीट जो है बरकरार है। मतलब लग रहा है आपको उतनी सीटें वो बरकरार रहेगी, कुछ हिलने वाला नहीं इधर से उधर। वोट परसेंटेज बढ़ेगा या वो भी स्टेबल रहने की उम्मीद है? देखिए, अगर ये बात जिस तरीके से आपने कही कि सीट बढ़ेगी या घटेगी, तो पहले मध्य प्रदेश में जो है भाजपा के पास 28 सीटें थी। एक सीट कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ की थी, जो छिंदवाड़ा की थी। और भाजपा इस बार जो दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें, अब की बार 29 सीटें मध्य प्रदेश में लाने का जो दावा कर रही है, वो दावा कहीं ना कहीं भाजपा का जो है फेल होगा। और 22 से 25 सीटों के बीच जो है भाजपा वापस जो है अपनी मजबूती से खड़ी तो 3 सीटें वो कौन सी हैं? 4 सीटों पे भाजपा पर नुकसान जो है वो है। तो 4 सीटें कुछ है आपकी नजर में? वो 4 सीटें कौन सी हो सकती हैं जब भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, राजगढ़ से जिस तरीके से जो है दिग्विजय सिंह को खड़ा किया गया है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हालांकि जो भाजपा कैंडिडेट है उसके लिए जनता ने भी विरोध किया है कि प्रत्याशी को जो है बदला जाए, वो दिग्विजय सिंह के सामने टिक नहीं पाए। पर भाजपा जो है बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ एक हार का सामना जो है भाजपा को करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। रतलाम की अगर बात की जाए तो जो है रतलाम में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि रतलाम में भी जो है कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है। ऐसे ही मालवा के एक क्षेत्र आता है शाजापुर जिला जो है उज्जैन और शाजापुर का जो संभाग कहलाता है, यहाँ जिसको टिकट दिया गया, यहाँ भी कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वो अपने आप में एक शख्सियत है। तो इन 4 सीटों का अगर अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये 4 सीटें जो है नुकसान है। तो ये जो 4 सीटों का ये नुकसान है, उधर कांग्रेस और बीएसपी में बात करें तो ये सीटें बटेंगी इन दोनों में, तो सबसे ज्यादा कितनी सीटें बांट रहे हैं आप दोनों पार्टियों में? देखिए, अगर मैं दोनों पार्टियों में अगर बात करूं कि भाजपा और सपा की अगर जिस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं, तो भाजपा और सपा से जो है 5 से 10 हजार बीएसपी और कांग्रेस आएगा। बीएसपी और कांग्रेस को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ 15 हजार वोटों का जो है लॉस जो है वो गिना जाए। नहीं, 4 सीटें जो बटेंगी तो किसमें, मतलब फायदे में कौन रहेगी? कांग्रेस ज्यादा रहेगी या बीएसपी ज्यादा रहेगी? कांग्रेस को इसका फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा होगा। तो बसपा एक तरीके से वोट कटवा पार्टी के रूप में रहेगी, वोट काटेगी बस, और उसको फायदा जो है कांग्रेस को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो वोट जो कटेंगे वो शहरों के आधार पर कटेंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोट बैंक है वो मध्य प्रदेश को काफी मजबूत माना जाता है वोट बैंक। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है अब धीरे धीरे कम होता चला गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वोट बैंक के नजरिए से जो है नुकसान की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन जो अन्य दल के निर्दलीय उम्मीदवार, भाजपा, सपा, राष्ट्रीय दल या आप पार्टी के जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान करेंगे। भाजपा का ही नुकसान करेंगे। तो इसमें लेकिन यानी अगर ऐसा है तो फिर तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि किस पार्टी के प्रत्याशी जीत सकते हैं। लेकिन 4 सीटों का नुकसान आप देख रहे हैं जो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जी, तो बीएसपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें से आप किस तरह के कौन से उम्मीदवार को सबसे ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं? बैलेंस किया है या फिर उन्होंने जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई है? देखिए, चुनाव का समय है, मध्य प्रदेश जो है भाजपा और कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। मध्य प्रदेश में शुरू से जो है 32 से 33% तक की जो वोटिंग हुआ करती थी पहले, उस आधार पर जो है कांग्रेस जीती।
लेकिन आज मध्य प्रदेश की जब 70, 75 और 80% जब वोटर जो है वो डालता है, तो उसको इसका जो सीधा फायदा है जो भाजपा को मिल रहा है। भाजपा को अगर मिल रहा वोट बैंक की बात की जाए तो वोट बैंक जब 70 और 75 से ऊपर जाता है तो वहाँ भाजपा की जीत जो है संभव हो जाती है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक जो है 32 से 35 के बीच का कांग्रेस का माना जाता है, तो कांग्रेस को घाटा हो जाता है। ठीक। इसके अलावा और उज्जैन की सीट पे क्या लग रहा है आपको? देखिए, उज्जैन की सीट की अगर बात की जाए तो उज्जैन जो सीट है जो भाजपा का गढ़ है, मोहन यादव उज्जैन से ही आते हैं और वहाँ ब्राह्मण ओबीसी सभी का एक अच्छा दबदबा है, क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। जी। तो बाबा महाकाल की नगरी में जो है सभी धर्मों का सम्मान उसी हिसाब से किया जाता है। सभी धर्मों का जो वोट बैंक है उस पूरी लोकसभा में वो बराबर का माना जाता है। लेकिन उज्जैन लोकसभा जो है वो भाजपा का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि वो मालवा बेल्ट में आती है और मालवा में जो है आरएसएस की पकड़ अच्छी होने के कारण भाजपा को उसका फायदा मिला। एक सीट और बहुत वीआईपी सीट है वो मध्य प्रदेश में, इंदौर, मिनी मुंबई जिसे कहा जाता है। तो यहाँ तो जो है भाजपा का काफी दबदबा है। मिनी मुंबई जो है इंदौर जो सीट है व्यापारियों की नगरी है और जिस तरीके से यहाँ जो है कैलाश विजयवर्गीय का जो दबदबा आप देखते ही रहते होंगे समाचारों में, तो यहाँ भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी सारी की सारी सीटें जो है जीतू पटवारी को भी दरकिनार करते हुए इस बार टुकड़ा ही साफ कर दिया था कांग्रेस का। तो लोकसभा में जो है वो पूर्व सांसद रहे हैं और वर्तमान में फिर उन्हीं को टिकट दिया गया है, तो फिर से जीतकर इसी टिकट पर जो है भाजपा का दबदबा कायम है। ठीक। अच्छा, जिस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह से नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, तो इस और जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं की अग्नि परीक्षा मान रहे हैं कि इनकी अग्नि परीक्षा है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अग्नि परीक्षा के नाम पर तो सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 4-5 कैंडिडेटों की इस बार जो है अग्नि परीक्षा है। बाकी कैंडिडेट जो है वो सिर्फ मोदी और भाजपा के नाम पर ही जीत जाएगी। बिल्कुल। तो 4-5 जो कैंडिडेट हैं थोड़ा सा बताएं, अगर नाम बताना चाहें तो आप। देखिए, जिन कैंडिडेट से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिन 4 लोकसभा सीटों की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, गुना, राघवगढ़, जो है विदिशा, तो यहाँ कहीं ना कहीं परीक्षा का जो परिणाम जो भी आएगा वो जनता तय करेगी। ठीक। तो यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि राजेंद्र जादौन की जो आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों का नुकसान आप देख रहे हैं। देखिए, जिस दिन मतदान होगा और मतदान के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे और यदि ऐसा होता है तो ये आर्या न्यूज़ की तरफ से एक रहेगा और ब्यूरो जो हेड है हमारे स्टेट हेड राजेंद्र जादव ने कहा कि 25 सीटें आपकी घोषणा आप कर रहे हैं कि 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 सीटें बट जाएंगी दूसरी अन्य पार्टियों में। और कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी हर बार अपने वोट परसेंटेज में इजाफा करती है, तो वोट शेयर बढ़ेगा इस बार? उनका वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 60% या उसके आसपास कुछ पहुंचेगा क्या? देखिए, इस बार अगर वोट ऑफ परसेंटेज की मैं आपसे बात करूं तो वोट ऑफ परसेंटेज मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा का कम रहा। कम है? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, कम है। जी। तो इस बार मध्य प्रदेश में वोट ऑफ परसेंटेज कम होने के जो है कारण पहली चीज है कि महिला जो वोट बैंक है जिसको मोदी जी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन दीदी या अन्य योजनाओं के माध्यम से, पर महिलाएं जो है शिवराज को ज्यादा पसंद करती हैं। महिलाएं, बहन, बेटी, इसका वोट ऑफ परसेंटेज मध्य प्रदेश में ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से जो एक नुकसान भाजपा को अब होने वाला है, इसके लिए भाजपा पहले से ही तैयार है। मतलब पहले से तैयार है वो कृष्ण का। ठीक है कि भाजपा को भी पता होगा कि लगा 3-4 सीटों का नुकसान होगा तो झेल लेंगे, मेकअप कर लेंगे, हैं? तो कहाँ कौन से, अगर ये देखा जाए तो पत्रकारों से चर्चा होती रहती होगी आपकी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से भी, तो कहाँ से वो ये कमी या इस नुकसान की भरपाई करने वाले हैं? कौन से राज्य से भरपाई करने वाले हैं अगर मध्य प्रदेश में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये नुकसान आप देख रहे हैं? तो देखिए, आप भरपाई की अगर मैं बात करूं तो
जो जिस तरीके से मोदी फैक्टर काम करता है, मोदी फैक्टर ने काम किए हैं, तो मोदी फैक्टर ने जिस तरीके से महिला कानून बिल को पास किया, जिस तरीके से लोगों की राय आई, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, लेकिन वो एकदम से जो चर्चा थी वो चैनलों में परिवर्तित एकदम से कैबिनेट के बाद जो है परिवर्तित हो गई कि एकदम से कैबिनेट में महिला बिल आ गया, महिला कानून की बात हुई, महिला कानून को लाकर जो है पेश किया गया, महिला आरक्षण बिल पास किया गया। और सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिए कि अभी जो लोकसभा सीटें हैं वो हमारे यहाँ 500 के लगभग है, 500-550 के लगभग हैं, लेकिन जो नई लोकसभा बनाई गई है उसमें 800 सीटें लोकसभा सदस्यों के लिए रखी गई हैं। तो महिला कानून बिल लाने का जो मोदी का जो मकसद था वह यही था कि जो है 20 से 29 के जो चुनाव है वहाँ प्रतिमन होना है, प्रतिमन के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में अभी जो विधानसभा सीटें 230 हैं, ये बढ़कर 310 होंगी। लोकसभा सीटें जो है वो 59 के करीब जाएंगी। तो इसी तरह हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी। तो मोदी का जो फैक्टर काम जो इस समय जो कर रहा है उसको मध्य भारत से या उत्तर भारत से कोई भी जो है लाभ की उम्मीद ज्यादा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश या मध्य भारत या उत्तर भारत जो है वहां पर उनका वोट बैंक उन्होंने फिक्स कर लिया। अब जो टारगेट लेके जो भाजपा चल रही है वो दक्षिण भारत का जो टारगेट भाजपा लेके चल रही है, तो वहां से जो दक्षिण भारत का जो टारगेट है वो मोदी का जो सपना है कि दक्षिण भारत पर कब्जा करना है, जहाँ कांग्रेस और अन्य दलों का पहले से कब्जा है जी, वहां वो अपना वोट बैंक इस बार बढ़ाएगी। जो जहाँ जो नुकसान होगा मध्य भारत में 2-4 सीटों का या उत्तर भारत में 2-4 सीटों का, वो वहाँ वो है वो कवर करेगी। और इस बार जो है भाजपा का जो टारगेट रहा है वो उसको पूरा करेगी। और ये बुआ भतीजे का क्या संबंध है? अब तो सब ठीक ठाक है, बुआ भी तारीफ कर रही है, भतीजे ने अगर याद किया तो है, कह रही है कि हाँ बहुत स्नेह लुटा रही है, तो कुछ फायदा मिलेगा बुआ भतीजे के इस स्नेह का इस चुनाव में, उमा भारती और ज्योतिरादित्य सिंधिया का? देखिए बुआ भतीजे की अगर मैं बात करूँ तो स्टार प्रचारकों में जो है उनका नाम नहीं है, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो गंगा की सफाई अभियान में जुटेंगी और उनको इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा और उमा जी को सभा के लिए बुलाया जाएगा तो वो भाजपा के लिए हमेशा प्रचार के लिए तैयार है और उनके लिए वोट भी मांगे। ठीक, तो बुआ भतीजा फैक्टर की अगर बात की जाए तो बुआ भतीजा फैक्टर इस बार ज्यादा नहीं चलने वाला है लोगों के बीच, लेकिन सिंधिया जो है अपने गढ़ से चुनाव के बीच। चलिए तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, बुआ भतीजा फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा, चुनाव से दूर दिखाई दे रही है। वैसे बताया गंगा अभियान में लगी हुई हैं और उसका असर जो है वोट बैंक पर भी कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो जो गुना लोकसभा सीट है वो लोधी बहुल मानी जाती है, और ऐसे में यदि हम बात करें उमा भारती का जिक्र, अगर ये उमा भारती दूर रहती है तो फर्क तो पड़ेगा इसका, है ना? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जादौन, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए कि मध्य प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है। जैसा कि हमने बातचीत की, कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, 3 प्रत्याशी और आज घोषणा की है, यानी कि 22 प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। राजेंद्र जादौन ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि 4 सीटों का नुकसान वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।